किसी नगर में सेठ रघुनाथ और सेठानी सावित्री देवी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम चंदू था। चंदू बहुत ही नखरे स्वभाव का था। जब चंदू जवान हुआ तो सेठ रघुनाथ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब चंदू ने कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने मैं उसे रोज 10 जूते मारूं। सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन अपनी बेटी को रोज 10 जूते खाने के लिए देगा। एक दिन उसी नगर में एक सेठ आया जिसका नाम हरिशंकर लाल था। वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें चंदू के बारे में बता दिया कि सेठ रघुनाथ के यहां भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तब सेठ हरिशंकर लाल सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी से मिलने उनके घर आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। चंदू भी वहीं मौजूद था। चंदू ने झट से कह दिया, देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के पिता हरिशंकर लाल यह सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे, कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ हरिशंकर लाल वहां से उठे और अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? हरिशंकर लाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया आपने। हरिशंकर लाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया आपने जो ऐसे रिश्ते के लिए हां नहीं की। पास ही उनकी बेटी तारा खड़ी सब सुन रही थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार तारा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? तारा बोली, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। हरिशंकर लाल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर समझाया, अरे पगली, रोज 10 जूते खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। ऐसे पागल आदमी से शादी क्यों करेगी? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन तारा नहीं मानी। वह बार बार यही कहती रही, पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप मेरा विवाह उसी से कर दीजिए। आखिरकार हरिशंकर लाल फिर से सेठ रघुनाथ के घर गए और चंदू से कहा, बेटा, अगर तुम्हें दान दहेज चाहिए तो बताओ, जो मांगोगे देंगे, पर यह शर्त हटा दो कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारोगे। चंदू बोला, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरी शर्त यही रहेगी, अगर शादी करनी है तो करो, वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढ लो। अब लड़की के पिता क्या करते? बेटी की भी यही जिद थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और तारा दुल्हन बनकर चंदू के घर आ गई। सेठ हरिशंकर लाल ने खूब दान दहेज भी दिया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू तारा का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद तारा की सास कमला देवी ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे उसके कमरे में छोड़कर संगीत आ गई। पहली रात तारा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी चंदू आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अना, सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। तारा ने कहा, देखिए, 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं इन 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा, तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वह आपके पिता सेठ दयानंद की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कुछ खाया है, तो आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। यह सुनकर चंदू बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है, जो कुछ भी है वह सब उसके माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि उसने खुद तो अब तक कुछ कमाया ही नहीं। चंदू को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक झटका सा लगा और वह अगले दिन अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। चंदू की बात सुनकर सेठ दयानंद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा, बात तो तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना धन है
कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बात तो यही है कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। चंदू को यह बात चुभ गई और उसने अगले ही दिन से व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता सेठ दयानंद एक बड़े व्यापारी थे जो जहाजों पर माल लाद कर दूसरे देशों में खरीदने बेचने का काम करते थे। चंदू ने भी यही व्यापार करने की ठानी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज दे दीजिए और व्यापार के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। आप देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर चंदू ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारी ली और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी तारा से कहा, तुम देखना, मैं जल्दी ही बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर संगीत, उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना समय मुझे रास्ते में लगेगा, हर दिन के हिसाब से तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। यह सुनते ही तारा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे तो मेरा सिर आपके सामने झुका होगा। जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। चंदू सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को अब यह सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है जो उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सही रास्ते पर ले आएगी। उधर चंदू अपने पानी के जहाज में सफर कर रहा था। 3-4 दिन का सफर वह तय कर चुका था। एक दिन चंदू ने एक बंदरगाह पर रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं अपने जहाज को किनारे पर लगवाया और उस नगर का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। जिस शहर में वह रुका था वह ठगों का शहर था। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चला आ रहा है। जब वह आदमी उसके पास आया तो चंदू ने देखा कि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिससे पता चलता था कि वह एक आंख से अंधा है। उस एक आंख वाले आदमी ने चंदू से कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक थे,